हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हम फूड एंड न्यूट्रिशन कर रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके पहले जो हमने किया था वो किया था पोषण, आहार और आहार क्या है, डाइट के बारे में जाना था। हमने पूरा फूड स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था कि आहार क्या है, पोषण क्या है, बैलेंस डाइट क्या है, अनबैलेंस डाइट क्या है, पोषण क्या है, कुपोषण क्या है, उससे हमें क्या बेनिफिट है हमारे शरीर को, उससे क्या हानि है हमारे शरीर को। तो हमने आपको बताया था कि जो हमारी डाइट है, जो हमारा आहार है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो सेगमेंट है वो देखिए। आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट CHO, ठीक है, CH2O होता है। देखा जाए तो C6H12 और वो 6 होता है। ठीक है, CH2O होता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हमारा जो समाज है, इसमें 3 वर्ग के लोग रहते हैं। ठीक है, तो जो एक मीडियम फैमिली रहती है, एक रिच रहते हैं और एक पुअर फैमिली रहती है। तो आप कह सकते हैं कि जो अगर हम पुअर फैमिली की बात करें तो इनकी जो पुअर फैमिली की बात करें अगर हम, तो इनकी जो खाने की, इनकी जो डाइट, जो इनकी थाली होती है, उसमें लगभग 70% तक कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक, लगभग 70% तक, 70% तक कार्बोहाइड्रेट हम कह सकते हैं। जो मीडियम फैमिली है, मीडियम वर्ग के लोग हैं, जो मीडियम वर्ग है हमारे समाज का, मीडियम तबका जिसे आप कह सकते हैं, इनकी थाली में 50 से 60%, ठीक, 60% आप मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट होता है। और जो रिच फैमिली होते हैं, अमीर वर्ग के लोग जो हैं, इनकी थाली में 40 to 30%, ठीक, ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं करते। उसकी जगह पे ये बहुत सारी चीज़ें, फल फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, इसे श्वेत सार भी कहा जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट है, इसे श्वेत सार भी कहा जाता है। श्वेत सार भी कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट को। CHO के नाम से भी जाना जाता है इसे। कार्बोहाइड्रेट को मैंने पहले भी बात की कि CHO के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो सूत्र है वो है CH2O, यानी कि C6H12 और वो 6। इसका अनुपात क्या होता है? 1:2:1 होता है। अगर इसको आप अनुपात में देखेंगे तो इसका अनुपात 1:2:1 होता है। ठीक है, ये पोषण की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखता है। अगर पोषण की दृष्टि से देखा जाए तो हमने आपको बताया कि सबसे पहले स्थान पर आता है। ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है हमें। यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। यह हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, क्योंकि ये हम जितना चावल खाते हैं, जितना रोटी खाते हैं, उतना दाल और सब्जी नहीं खाते हैं ना। ये हमारी बॉडी में, हमारे भोजन में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है। भारतीय आहार में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो 60 से 70% है। भारतीय आहार में, यानी जो एक इंडियन थाली, अगर आप एक इंडियन थाली की बात करें तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो लगभग 60 to 70% होती है। ठीक है, ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा, ये वनस्पति जगत से प्राप्त होता है। हमें हमारे सारे अनाजों से, दालों से, फलियों से, ये सारी वनस्पति जगत से हमें प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट हमारा। ठीक, इसकी जो संगठन है, यानी आप रासायनिक संरचना की अगर बात करेंगे तो हमने आपको पहले बताया कि CHO का एक संगठन होता है। ठीक है, इसकी जो रासायनिक संरचना है वो H और वो है 2:1, यानी कि जो जल के समान है। जल का आप जानते हैं ना, जल का सूत्र क्या होता है? HO, तो ये जल के समान होता है। इसकी रासायनिक संरचना जल के समान है। क्योंकि इसमें H और वो दोनों विद्यमान है 2:1 के अनुपात, 2:1 में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए पेड़ पौधे में व्याप्त, कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधे में व्याप्त क्लोरोफिल नामक वर्णक, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है उसमें पेड़ पौधे में जो व्याप्त होते हैं क्लोरोफिल नामक वर्णक, क्लोरोफिल नामक वर्णक जो पेड़ पौधे के अंदर होता है, वह सूर्य की रोशनी में, सूर्य के प्रकाश में पानी के साथ, CO2 के साथ अवक्रिया करता है। पानी के साथ अवक्रिया करके जो ये अवक्रिया होती है, जो ये पूरा प्रोसेस होता है, इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका निर्माण होता है। यही कार्बोहाइड्रेट शरीर में पहुंचकर ज्वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप, जब ये हमारी बॉडी में जाके ज्वलन क्रिया के, यानी कि पच जाता है, ज्वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप ऊष्मा उत्पन्न करता है, हमें एनर्जी देने का कार्य करता है। ठीक है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में जाकर
ज्वलन क्रिया के परिणाम स्वरूप ज्वलन क्रिया होने के बाद यह हमारी बॉडी को ऊष्मा यानी कि ऊर्जा देता है और शरीर कार्य करने के लिए ऊष्मा उत्पन्न करता है, गर्माहट प्रदान करता है और शरीर कार्य करने के लिए एक्टिव हो जाती है। ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो हमें 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट को 2 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा उसे 2 आधार पर डिवाइड किया गया है। एक तो रासायनिक आधार पर और दूसरा भौतिक आधार पर। ठीक है, अगर हम बात करें रासायनिक आधार पर तो इसे 3 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगर आप रासायनिक आधार पर बात करेंगे तो इसे 3 आधार पर बांटा गया है। ठीक है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक, जो मोनोसेकेराइड है उसमें उसमें एक अणु होता है। ठीक है, और जो डाइसेकेराइड है उसमें 2 या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं। ठीक, और जो पॉलीसेकेराइड है उसमें 10 या 10 से अधिक अणु पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड में। भौतिक आधार पर अगर आप देखेंगे तो एक शर्करा होती है। ठीक, एक हम शर्करा के रूप में जानते हैं और एक अशर्करा के रूप में जानते हैं। एक शर्कराएँ और एक अशर्कराएँ, 2 आधार पर बांटा गया है भौतिक आधार पर। जो शर्करा होती है ये मीठी होती है और घुलनशील होती है, प्रकृति में दानेदार के रूप में उपलब्ध होती है। लेकिन जो अशर्करा होता है ये पाउडर फॉर्म में होती है। ठीक है, और यह घुलनशील होती है, स्वादहीन होती है, स्वाद रहित होती है और प्राप्ति का जो इसका मुख्य स्रोत होता है वो पेड़ पौधा होता है। ठीक है, हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो इसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत माने जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो कार्बोज का वर्गीकरण है इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। हमने पहले भी आपको बताया कि इन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया है, एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये इसका रासायनिक आधार है। पहला है मोनोसेकेराइड, CH2O। हम बार बार H2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो C है वो 6 है, H 12 है और वो भी 6 है, इसलिए CH2O लिखा जा रहा है। ठीक है, ये जल का घुलनशील होता है, या जल में घुलनशील, जो मोनोसेकेराइड होता है ये जल में घुलनशील होता है, यानी कि यह ग्लूकोज का सीधा फॉर्म होता है। ठीक, ये जल में घुलनशील होता है। यह भी 3 टाइप का होता है। यह होता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। आप इसे कह सकते हैं GFG। इसे याद रखने के लिए आप GFG कह सकते हैं। अगर आप इसे याद रखना चाहें तो G, F और G आपको याद रहेगा। GFG, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक, अब देख लेते हैं ग्लूकोज क्या है। ग्लूकोज, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार को एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इन नामों को ज़रूर याद रखना है। ठीक है, देखिए इसे क्या कहता है, ब्लड शुगर कहा जाता है, इसे करंट एनर्जी कहा जाता है, करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, इसे शुगर आदि नाम से जाना जाता है। ये इसके बहुत सारे नाम हैं, इनको इन सारे नामों से जाना जाता है। ठीक है, आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य रूप होता है, जैसे हम जब हम प्रोटीन खाते हैं तो अमीनो अम्ल उसका सबसे सरलतम रूप होता है। जब हम फैट खाते हैं, वसी अम्ल या फिर वसी अम्ल उसका जो है सबसे सरलतम रूप होता है। इसी तरह जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप, जिस फॉर्म में ये हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, वो ग्लूकोज होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य रूप होता है वो ग्लूकोज के रूप में ही रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है, ग्लूकोज अगर हम लेंगे ना, आपने देखा होगा कि एथलीट वगैरह होते हैं, जब वो बहुत थक जाते हैं, जब उनकी एनर्जी लॉस होती है या फिर किसी को लूज़ मोशन हो रहा है या फिर कोई बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, तो उसे डॉक्टर भी ग्लूकोज चढ़ाते हैं। वो क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि जो ग्लूकोज है ना, कार्बोहाइड्रेट का जो ग्लूकोज वाला फॉर्म है वो सीधा हमारे रक्त में जाकर मिलता है।
ठीक, उसे पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, वो सीधा रक्त में जाकर मिलता है और तुरंत एनर्जी प्रदान करने का काम करने लगता है। इसीलिए जो एथलीट वगैरह होते हैं, जो ये खेलते हैं, उनको ग्लूकोज दिया जाता है। जब बच्चे कहीं से थक के आते हैं तो मम्मी उनको ग्लूकोज मिला कर देती हैं। वो क्यों दिया जाता है? वो इसलिए दिया जाता है ताकि तुरंत एनर्जेटिक फील करने लगे इंसान, ठीक है, इसलिए, क्योंकि वो तुरंत जाके हमारे ब्लड में मिलता है, उसका कोई पाचन या फिर किसी दूसरे फॉर्म में नहीं होता है, सीधे हमारे ब्लड में जाकर मिलता है, ठीक है, रक्त द्वारा अवशोषित किया जाता है। इसे ब्लड शुगर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे ब्लड शुगर कहा जाता है, ठीक। मानव रक्त में 80 से 120 के अनुपात में ग्लूकोज होता है। जो मानव का रक्त होता है उसमें 80 से 120 के अनुपात में ग्लूकोज होता है, ठीक, जो उसका अनुपात होता है 80 से 120 होता है। मानव रक्त में 80 से 100 ml तक जो है प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज मिलता है। 80 से 100 मिलीग्राम प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है। शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज की मात्रा होने पर यह ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मांसपेशियों, अगर मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि हमने ज़्यादा ग्लूकोज इंटेक कर लिया, हमने ज़्यादा ग्लूकोज खा लिया, तो वो जब ज़्यादा मात्रा हो जाती है हमारे शरीर में, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर और हमारे मसल्स में, हमारे मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। और जब बाद में कभी हमें आवश्यकता पड़ती है, हमने कभी खाना उस टाइम से नहीं खाया है या फिर कभी हमें भूखा रहना पड़ा, तो यही जो ग्लाइकोजन है वह पुनः ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है, ठीक है। जो हमारे लीवर में ग्लूकोज संग्रहित होता है वो 200 ग्राम होता है। जो हमारी मांसपेशियों में होता है, लीवर में जो संग्रहित होता है वो 200 ग्राम होता है, ठीक। जो हमारी मांसपेशियों में संग्रहित होता है ग्लूकोज, वो होता है 350 ग्राम, यानी कि टोटल 550 ग्राम ग्लूकोज संग्रहित होता है, ठीक। ब्लड शुगर में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है, ब्लड शुगर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक होने पर मधुमेह रोग हो जाता है। अगर हमारे खून में, अगर हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो मधुमेह हो जाता है हमें, तब हम मधुमेह रोग से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक, मधुमेह रोग हो जाता है हमें। मूर्छित होने, दुर्बल या कमजोरी होने पर ग्लूकोज दिया जाता है। हमने बताया आपको कि जब हम मूर्छित हो जाते हैं, किसी को चक्कर आने लगता है या फिर वो दुर्बल या कमजोरी फील करने लगता है, तो उससे ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ये सीधे रक्त में मिलकर ऊर्जा देने का कार्य करती है। इसे सबसे सरलतम शर्करा भी कहा जाता है, इसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहा जाता है, इसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म माना जाता है। इसे अंगूर की शर्करा भी कहते हैं। इसका जो प्राप्ति का स्रोत है वो है, इसकी जो प्राप्ति का स्रोत है वो है अंगूर, शहद, मीठे फल, इन सब में ग्लूकोज पाया जाता है। गुड़ में, शर्करा में, इन सब में ग्लूकोज पाया जाता है अच्छी खासी मात्रा में, ठीक है। फ्रैक्टोज क्या है? इसे लेवुलोज यानी फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। फ्रैक्टोज जो है, ये दूसरी शर्करा के बारे में हम बात कर रहे हैं, फ्रैक्टोज के बारे में, ठीक। इसे लेवुलोज भी कहा जाता है, यानी कि फ्रूट शुगर। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, ठीक है। यह फल, शहद, फलों के रस में, इन सब में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है, ठीक, इन सब में पाई जाती है। इसमें जो है 2 से 6% तक ग्लूकोज पाया जाता है। इसमें लगभग 2 से 6% तक ग्लूकोज की मात्रा पाई जाती है। यह ग्लूकोज से भी 2 गुनी मीठी होती है। जो ग्लूकोज की हमने बात की उससे 2 गुनी मीठी होती है, जो फ्रैक्टोज होता है, ठीक। इसकी जो प्राप्ति का स्रोत है वो है गन्ने का रस, मीठे फल, शकरकंद, चुकंदर। और इसमें एक और होता है, नोट करके हमने नीचे लिखा है, सैकरीन। सैकरीन सबसे मीठी शर्करा होती है जिसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है, ठीक है। सैकरीन हमारी जो है वो सबसे मीठी शर्करा है, इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब हमारा है गलैक्टोज। गलैक्टोज क्या है? यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। जो हमारी गलैक्टोज होती है वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। यह जो है स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती है। यह ग्लूकोज व गलैक्टोज मिलकर शरीर के अंदर ही निर्मित होती है। जो गलैक्टोज है वो स्वतंत्र रूप से यानी प्रकृति में नहीं पाई जाती है। यह ग्लूकोज व लैक्टोज मिलकर हमारी बॉडी में ही निर्मित हो जाती है, ग्लूकोज और लैक्टोज से, ठीक है। लैक्टोज भी दुग्ध की शर्करा है, आगे बात करेंगे हम। यह रक्त द्वारा अवशोषित होकर ब्रेन तथा नाड़ी संस्थान को
रक्त में अवशोषित होकर ब्रेन तथा नाड़ी संस्थान को कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है। ब्रेन और नाड़ी को ऊर्जा देने का कार्य करती है। रक्त में गैलेक्टोज की जो मात्रा होती है अगर वो बढ़ जाती है तो ग्लाइकोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। अगर हमारे ब्लड में गैलेक्टोज की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो ग्लाइकोसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। अगला है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड CH2O द्वितीय रूप होता है। डाइसैकेराइड जो है द्वितीय रूप होता है। हमने देखिए क्या क्या देख लिया है हमने सबसे पहले बात की आपसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक, कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी बात की हमने, कार्बोहाइड्रेट क्या है। उसके बाद हमने बात की कि इसे श्वेतसार भी कहते हैं, ये ग्लूकोज की बात। उसके बाद हमने ये बताया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर हमने बात की कार्बोहाइड्रेट को कितने भागों में बांटा गया है, रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। फिर हमने आपको बताया कि मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब हमने पहले पढ़ लिया मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड के 3 प्रकार थे, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। हमने तीनों के बारे में जान लिया। ग्लूकोज के बारे में जाना हमने, फ्रैक्टोज के बारे में जाना हमने जिसे फ्रूट शुगर कहा जाता है, गैलेक्टोज के बारे में जाना हमें जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, ग्लूकोज व लैक्टोज से मिलकर शरीर के अंदर ही निर्मित हो जाती है। ठीक है। अब हम कार्बोहाइड्रेट के जो रासायनिक है उसके दूसरे पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड। ठीक है। डाइसैकेराइड या CH2O का द्वितीय रूप है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट का द्वितीय रूप है। ठीक है। जब 2 समान और असमान मोनोसेकेराइड के इसमें मोनोसेकेराइड के जो है 2 अणु या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं। इसमें मोनोसेकेराइड के 2 या 2 से अधिक अणु पाए जाते हैं तो डाइसेकेराइड शर्करा का निर्माण होता है। अगर मोनोसेकेराइड के 2 या 2 से अधिक अणु एक साथ हो तो डाइसेकेराइड शर्करा का निर्माण हो जाता है। ये थोड़ी जटिल शर्करा होती है। ठीक है। यह मोनो से जटिल व जो मोनोसेकेराइड है उससे जटिल होती है, लेकिन पॉलीसेकेराइड की जो संरचना होती है उससे थोड़ी सिंपल होती है। द्विसंरचना या डबल शुगर भी कहा जाता है। इसे द्विसंरचनात्मक या डबल शुगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब डाइसेकेराइड जो है आप कह सकते हैं कि डाइसेकेराइड को तीन भागों में डिवाइड किया गया। जैसे हमने जब हमने मोनोसेकेराइड की बात की थी तो वो 3 में था, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, यानी कि GFG। अब डाइसेकेराइड भी 3 फॉर्म में है। ठीक है। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। इसको आप कह सकते हैं S, M और L। ठीक, ये याद करने के लिए है, सिर्फ S, M और L है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक। सबसे पहले सुक्रोज। हम सबसे पहले सुक्रोज के बारे में जानेंगे। सुक्रोज क्या है। सुक्रोज का जैसे हमने लैक्टोज या ग्लूकोज के बारे में जाना था, वैसे सुक्रोज का भी बहुत सारा नाम है। सुक्रोज का क्या क्या नाम है आप देख लीजिए। सबसे पहले इसे कैन शुगर कहा जाता है, इसे गन्ने की शर्करा कहा जाता है, इसे टेबल शुगर कहा जाता है और इसे इन्वर्ट शुगर के नाम से भी जाना जाता है। यह घरेलू तौर पर प्रयोग होने वाली शर्करा है, इसीलिए इसे घरेलू शुगर भी कहा जाता है। जो हम अपने घरों में चीनी का प्रयोग करते हैं ये वही शुगर है। ठीक है। भोजन में प्रयोग होने वाला शुगर सुक्रोज ही है। हम अपने खाने के रूप में जो भी खाने के रूप में शुगर का प्रयोग करते हैं वो सुक्रोज शर्करा ही है, सुक्रोज का ही हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, भोजन में प्रयोग करते हैं। यह ग्लूकोज के 1 अणु और फ्रैक्टोज के 1 अणु से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज का 1 अणु और फ्रैक्टोज का 1 अणु होता है, दोनों से मिलकर यह जो सुक्रोज है वो बना होता है। ठीक है। ग्लूकोज का 1 अणु और फ्रैक्टोज के 1 अणु से मिलकर बना होता है। सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज एंजाइम कार्य करता है। जो ये हम सुक्रोज खाते हैं ये हमारे शरीर में इसे पचाने के लिए सुक्रेज नामक एंजाइम कार्य करता है हमारी बॉडी में। जब हम सुक्रोज को खाते हैं तो अमाशय में जाकर, जब ये सुक्रोज खाता है हमारे अमाशय में क्या होता है, HCl होता है। तो जो हम सुक्रोज खाते हैं ये हमारे अमाशय में जाकर HCl से क्रिया करके इन्वर्ट शुगर बन जाता है। हमने आपको बताया इसका नाम इन्वर्ट शुगर है। तो HCl से क्रिया करने के पश्चात यही हमारा सुक्रोज इन्वर्ट शुगर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे माल्टोज के बारे में। माल्टोज को जई की शर्करा, जौ की शर्करा, मांड की शर्करा भी कहते हैं। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि इन नामों को याद रखना है आपको। ठीक है। यह ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होता है। इसमें ग्लूकोज का 2 अणु होता है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज का 2 अणु होता है। ठीक है। ग्लूकोज के 2 अणु से मिलकर बना होता है। जबकि जब हमने सुक्रोज के बारे में बात की उसमें हमने आपको बताया उसमें 1 ग्लूकोज का अणु और 1 लैक्टोज के अणु, 2 अणु से मिलकर बना होता है। यह ग्लूकोज के 2 अणु से बना होता है। इसमें 2 ग्लूकोज ही होता है। इसकी प्राप्ति जौ की शराब
जो जौ का शराब बनता है उससे, रोटी, जौ का सत्तू, जौ आदि इन सभी में पाया जाता है। अंकुरित अनाज में पाया जाता है, मंडयुक्त चावल में पाया जाता है, ये सभी के रूप में पाया जाता है। ठीक, शरीर में पॉलीसेकेराइड के स्टार्च के पाचन से भी माल्टोज बनता है। जब हमारे शरीर में पॉलीसेकेराइड स्टार्च का यानी स्टार्च का जब पाचन होता है तो माल्टोज बनता है। हमारे शरीर में जो पॉलीसेकेराइड के स्टार्च का जब पाचन होता है तो माल्टोज बनता है हमारी बॉडी में। ठीक है, अगला है लैक्टोज। इसका तीसरा जो फॉर्म है वो है लैक्टोज। लैक्टोज को क्या कहा जाता है? लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहा जाता है, क्योंकि ये दूध में पाए जाने वाली शर्करा। आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड नामक पाया जाता है दूध में, तो ये दूध में पाए जाने वाली शर्करा है। यह स्तनधारियों के दूध में होती है। ठीक, यह ग्लूकोज व लैक्टोज में से मिलकर बना होता है। ये इसमें एक अणु ग्लूकोज का और एक अणु लैक्टोज का होता है, दोनों मिलकर लैक्टोज का निर्माण होता है। हमने सबसे पहले ग्लूकोज और लैक्टोज मिलकर निर्माण करते हैं। ठीक, मानव दूध में लैक्टोज की जो मात्रा होती है, मानव मिल्क में लैक्टोज की जो मात्रा होती है वो 8 से लेकर 9% तक होती है। कभी 7 से 8% हो सकती है, आप 7 से 9 तक भी चला सकते हैं। ठीक है, डाल सकते हैं। अगर 7 से 9 तक ऑप्शन में है तो आप वो भी लगा सकते हैं ऑप्शन। गाय के दूध में 4.5 से लेकर 5% तक होती है। ठीक, 4 से लेकर 6 तक भी आप लगा सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो। जो गाय के दूध में लैक्टोज की मात्रा होती है वो 4.5 से लेकर 5% तक होती है। लैक्टोज हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है। लैक्टोज जो है वो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहता है और आंतों में लाभदायक जीवाणु पैदा करता है। लैक्टोज हमारी बॉडी में, क्योंकि इसका जो पाचन है वो तुरंत सिंपल रूप में नहीं होता है, यह आंतों के लिए लाभदायक जीवाणु पैदा करता है जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। लैक्टोज आंत में विटामिन बी का निर्माण भी करता है। जो लैक्टोज होता है ये हमारी आंतों में विटामिन बी का भी निर्माण करता है। जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। ठीक, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। कैसीन एक प्रोटीन होता है, उसके कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। जो दूध का पीलापन होता है वो फास्फोरस के कारण होता है। जो पीलापन हल्का हल्का होता है दूध में वो फास्फोरस के कारण होता है। और जो दूध का सफ़ेद रंग होता है कैल्शियम के कारण होता है। ठीक है, दूध का जो पाचन है वो आसानी से नहीं होता। दूध हमारे पेट में देर तक इसलिए टिकता है क्योंकि दूध का जो पाचन है वो आसानी से नहीं होता। यह पहले लैक्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज के रूप में शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अब इसका पाचन इतनी आसानी से क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पहले लैक्टोज के रूप में बदलता है हमारी बॉडी में जाके, उसके बाद ग्लूकोज बनकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। देखिए, जब कोई बाहर कहीं जाता है, एक तो हम लोग कहते हैं कि कहीं बाहर जाता कहते हैं दूध पीकर नहीं जाना है। वो क्यों नहीं जाता? एक तो लोग कहते हैं कि वो नुकसान करता है, अंधविश्वास की से जोड़े हैं। साइंटिफिक रीज़न इसका यही है कि अगर हम दूध पीकर जाते हैं तो वो पचने में बहुत टाइम लेता है, ईजिली नहीं पचता है, तो एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसलिए लोग कहते हैं कि हमें दूध पीकर नहीं जाना चाहिए। अगला है पॉलीसेकेराइड। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया हम देख लेते हैं। हमने आपको बता दिया, हमने बात किया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फिर हमने बात किया उसकी रासायनिक संरचना और भौतिक संरचना के बारे में। हमने आपको बताया मोनोसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में और पॉलीसेकेराइड के बारे में। फिर हमने आपसे बात की कि मोनोसेकेराइड के 2 अणु हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज यानी कि GFG। फिर हमने बात की आपसे ग्लूकोज के बारे में, जो अंगूर, शहद और ये हमारे रक्त में डायरेक्ट मिलती है, इसके बारे में। फिर हमने बात की फ्रूट शुगर यानी फ्रैक्टोज के बारे में। प्रकृति में सबसे मीठी शर्करा फ्रैक्टोज को कहा जाता है। फिर हमने बात की गैलेक्टोज के बारे में। हमने आपको बताया कि प्रकृति में स्वतंत्र रूप से गैलेक्टोज नहीं मिलता है, ग्लूकोज व लैक्टोज मिलकर शरीर के अंदर निर्मित होता है। फिर हमने आपसे बात की डाइसेकेराइड के, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट का दूसरा फॉर्म है डाइसेकेराइड के बारे में बात की। हमने आपको बताया कि डाइसेकेराइड जो है ये 3 है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। जो हमारा सुक्रोज है ये घर पे जो हम शर्करा यूज़ करते हैं, घरेलू शर्करा को, गन्ने की शर्करा को सुक्रोज कहा जाता है। ये जो है इसमें मोनोसेकेराइड के 2 या 2 से अधिक अणु होते हैं जो हमारी डाइसेकेराइड होती है। ठीक है, फिर हमने सुक्रोज के बारे में बात की, हमने इसके विभिन्न नामों के बारे में बात की, गन्ने की शर्करा, कैन शुगर, टेबल शुगर, इन्वर्ट शुगर, इन सब के बारे में बात की। फिर हमने आपको बताया कि ये जो सुक्रोज है, जब हम सुक्रोज खाते हैं तो हमारे आमाशय में HCl से क्रिया कर ही इन्वर्ट शुगर में परिवर्तित हो जाता है। फिर हमने माल्टोज के बारे में बात की, हमने बताया कि ये जई की शर्करा है, मंड की शर्करा भी कहते हैं इसे। इसमें ग्लूकोज के 2 अणु होते हैं और ये बहुत सारे अंकुरित अनाज, फल इस समय पाई जाती है। फिर हमने लैक्टोज के बारे में बात की, हमने आपको बताया कि लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। मानव दूध में जो इसकी मात्रा होती है वो 8 से 9% तक होती है और गाय के दूध में
4 से 5% तक होती है, 4.5 से लेके 5% तक होती है। ठीक है, ये दूध का पाचन हमारे शरीर में जल्दी नहीं होता है, क्योंकि ये पहले लैक्टोज में बदलता है, फिर ग्लूकोज के रूप में आकर हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगली जो हम बात करेंगे वो पॉलीसेकेराइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।